अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, अगर हम इसकी सेक्शन की बात करें, इसमें ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। कोई कोल्ड चेन फैसिलिटी सेटअप करनी के लिए है, कोई वेयर हाउस फैसिलिटी सेटअप करनी है फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, जैसे रूरल एरियाज़ में होता है कि गेहूँ या राइस, ये सारी जो फसलें हैं इनको स्टोरेज करने के लिए गोडाउन्स बना लिए, तो वो वेयर हाउसिंग फैसिलिटी अलाउड है इस सेक्शन में, अगर उसमें सेटअप हो रहा है। कोई क्रॉस कंट्री नेचुरल गैस की पाइपलाइन बिछानी है, कोई होटल इस्टेब्लिश कर रहे हो 2 स्टार या उससे अबव कैटेगरी का, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, विच इज़ क्लासिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई हॉस्पिटल बना रहे हो, कम से कम 100 बेड्स का होना चाहिए पेशेंट्स के लिए इन इंडिया, विच इज़ नोटिफाइड। हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर स्लम रीडेवलपमेंट और रिहेबिलिटेशन, सिमिलरली हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग इज़ देयर। देन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइज़र इन इंडिया, जैसे नीम कोटेड यूरिया बहुत गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है। सो अगर वैसी कोई प्रोडक्शन फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस करने के लिए इंडिया में कोई प्लांट लगाया गया 2011 के बाद, बेसिकली ये शुरू किया गया था अप्रैल 2011 के बाद, तो उसमें अगर फर्टिलाइज़र के रिगार्डिंग कोई प्लांट लगाया तो वो आपका एक्सपेंडिचर वो आप इस सेक्शन में क्लेम कर सकते हो, वो स्पेसिफाइड बिजनेस माना जाएगा। देन कोई इनलैंड कंटेनर डिपो बनाया पोर्ट के पास अंडर द कस्टम्स एक्ट 1962, कोई हनी कीपिंग या बी वैक्स बनाने के लिए बी हैकिंग उसका बिजनेस लगा रहे हो, कोई सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहे हो, चिप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और ये बेसिकली 2014 ऑनवर्ड्स आई थी चिप मैन्युफैक्चरिंग, इसका 1 अप्रैल 2014 ऑनवर्ड्स था बेसिकली। देन एंड दिस फर्टिलाइजर वाज अप्रॉक्सीमेटली 1 अप्रैल 2011 ऑनवर्ड्स। देन अगर हम बात करें कोई भी न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करने के लिए या क्रिएट करने के लिए, बेसिकली ये आई है विद इफेक्ट फ्रॉम लास्ट वन है इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में 2017 ऑनवर्ड्स। सो इस तरह से ये सारी कैटेगरीज, अगर इनमें से कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी इनमें से ऐसी चीज़ है जो हम उस सेगमेंट में सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट के लिए कोल्ड हाउस, वेयर हाउसिंग, इन सारे रिस्पेक्ट्स में से किसी में भी स्पेसिफाइड बिजनेस वो फॉल करेगा, ये कोई भी चीज़ सारी चीज़ें, और उसके रिगार्डिंग अगर कोई एक्सपेंडिचर है वो अंडर सेक्शन 35AD हम क्लेम कर सकते हैं। ठीक है जी। कितना डिडक्शन अलाउड है? 100% ऑफ डिडक्शन ऑफ अमाउंट इज अलाउड अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। सो जितना अमाउंट है एक्सपेंडिचर किया है वो 100% ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज अलाउड एज अ डिडक्शन। बट एक रूल उन्होंने चेंज किया था कि अगर किसी को पर्टिकुलर पर्सन को अगर आप 10,000 से ज़्यादा का अमाउंट दे रहे हो एक दिन में, तो अगर वो चेक के अलावा आपने दिया, कैश में दिया, तो वो एक्सपेंडिचर वो माना नहीं जाएगा। ठीक है। सो डिडक्शन 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड है, बट ये ध्यान रखना है 10,000 से ज़्यादा की पेमेंट है तो वो कैश में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और किस साल में ये डिडक्शन 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड है? जिस साल एक्सपेंडिचर किया है, अगर पार्ट्स में किया तो अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली। देन सेक्शन 35CCA बात करता है कि कोई भी अमाउंट अगर गिवन किया है किसी इंस्टीट्यूशन को या एसोसिएशन को, वो इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन कौन सी होगी? जिसका ऑब्जेक्ट या जिसका पर्पज ये हो रूरल डेवलपमेंट, या जिसका पर्पज हो ट्रेनिंग ऑफ पीपल इन रूरल डेवलपमेंट, या रूरल डेवलपमेंट फंड हो, वहाँ पर आपने कंट्रीब्यूशन दिया है, वो इंस्टीट्यूशन उसको कैटर कर रहा हो, या कोई अर्बन पॉवर्टी इरेडिकेशन फंड हो, उसमें कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उसके केस में अमाउंट जो है वो भी आपने कंट्रीब्यूशन जो है वो सेक्शन 35CCA के अंदर जो है वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। कितना डिडक्शन क्लेम कर सकते हो? पूरे का पूरा जितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है। देन अगर नेशनल एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट की बात करें सेक्शन 35CCC के अंदर उसको कवर करते हैं। कौन कौन से एलिजिबल असेसिंग हैं? कंपनीज that we are interested is included in assesses in addition to individuals, Hindu undivided family और partnership firm। तो नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है? जो बोर्ड ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो CBDT मेन इनकम टैक्स को एडमिनिस्टर करता है, उसने वो नोटिफाई किया गया हो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन प्रोजेक्ट को, उसमें इन्वेस्टमेंट की हो एज पर प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइन स्पेसिफाइड देयर इन। देन बेसिकली सच
पहले 150% था, जैसे कि मैंने आपको बताया जनरल बहुत सी जो डिडक्शंस हैं अंडर दीज सेक्शंस वो 150% तक ट्यून ऑफ सच एक्सपेंडिचर अलाउड थी, बट अब धीरे धीरे फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2021 2022 इन सबको पिन डाउन करके एक्चुअल टोटल जितनी इन्वेस्टमेंट है उसके उतना ही मतलब 100% ही कैपिंग कर दी गई है डिडक्शन के लिए। देन कोई भी डिडक्शन अगर इस सेक्शन में लिए जा रही है तो उसको कॉरस्पॉन्डिंगली किसी और सेक्शन में क्लेम या एग्जाम्प्ट इनकम में एग्रीकल्चरल के अंदर क्लेम नहीं किया जा सकता एज अ डिडक्शन। देन सेक्शन 35D में ही अमोर्टाइजेशन, अगर इफ़ वी रीड इट विद रूल 6A भी बात करें, कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अगर किए हैं तो उसके केस में उनकी अमोर्टाइजेशन, उनकी डेप्रिसिएशन कैसे कवर अप करेंगे। इसमें बेसिकली बात किस चीज़ की हो रही है, जो भी खर्चे किए हैं बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इंडियन का। और एक चीज़ ध्यान रखना, ये कंपनीज को अलाउड है, बट कौन सी कंपनीज को, सिर्फ इंडियन कंपनीज को, ठीक है, या कोई और पर्सन जो इंडिया में रेजिडेंट हो। बट अगर हम कंपनीज की बात करें तो ये सिर्फ इंडियन कंपनीज को अलाउड है। कोई भी एक्सपेंडिचर जो किया गया है बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, और 1970 इज़ द टाइमलाइन, 1970 31 मार्च से बाद एक्सपेंडिचर इनकर किया गया हो, और एक्सपेंडिचर किस तरह का हो, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले का बिफोर कमेंसमेंट, और इन द रिलेशन टू एक्सटेंशन ऑफ अंडरटेकिंग और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट एंड सो ऑन। कितनी डिडक्शन अलाउड है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड है, ठीक है, डिडक्शन नॉट इन अ वन शॉट लंप सम अमाउंट। सो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में डिडक्शन अलाउड है। एक्सपेंडिचर के इस कॉन्टेक्स्ट में किया गया हो बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं, बेसिकली अगर हम बात करें प्रीलिमिनरी ऑफ एक्सपेंसेस में तो वो आ जाएंगे, कोई फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई उसके एक्सपेंसेस, कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, डीपीआर बनाई, मार्केट सर्वे कंडक्ट किया, इंजीनियरिंग सर्विसेज की, लीगल चार्जेस पे आउट किए, ये सारी तरह के खर्चे, कोई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की प्रिंटिंग करवाई, उसके लिए चार्जेस, सर्विसेज, लीगल चार्जेस पे किए उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए, वो सारे खर्चे जो हैं इस सेक्शन में पर्टिकुलर अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अंदर वो क्वालिफाई करेंगे। तो वो सारे के सारे खर्चे जो माने जाएंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है जी। देन सेक्शन 35DD की अगर बात करें, उसमें अमोर्टाइजेशन एक्सपेंडिचर का किस केस में होता है, इन केस ऑफ डीमर्जर। डीमर्जर अगर कोई हो रहा है, अमेलगमेशन हो रहा है 2 कंपनीज के केस में, तो उस केस में जो है सेक्शन 35DD के केस में एक्सपेंडिचर डिडक्शन जो है अलाउड है। कितना अमाउंट अलाउड है, 1/5 ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन 5 सक्सेसिव प्रीवियस ईयर्स बिगिनिंग विद इन द ईयर इन विच इट हैज टेकन प्लेस। जिस साल डीमर्जर हुआ उससे 1/5 ऑफ एक्सपेंडिचर अलाउड है 5 सक्सेसिव ईयर्स के केस में इन सक्सेसिव लॉट्स। देन सेक्शन 35DDA की बात करें तो उसमें कौन सा आएगा, उसमें आएगा अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। सो बेसिकली सेक्शन 35D, 35DD, 35DDA ये जो कैटर करते हैं ये अमोर्टाइजेशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो 35DDA के अंदर क्या आएगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। सो उसके रिगार्डिंग अगर कोई एक्सपेंडिचर किया गया है वो भी 1/5 अमाउंट ही अलाउड है इन 5 सक्सेसिव इंस्टॉलमेंट्स। सो दीज आर द वेरियस सेक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ सेक्शन 35। देन फाइनल पॉइंट है 35 सेक्शन के अंदर क्या है, 35E जो लास्ट है इसमें, ये कौन सा है, ये बात करता है कोई एक्सपेंडिचर किया गया है ऑन रिकवरिंग और रिट्रीविंग बेसिकली एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम अ माइंस। सो माइंस और के केस में अगर कोई मिनरल्स हैं, कोई एक्सट्रैक्शन में अगर कोई एक्सपेंडिचर किया गया है तो वो एक्सपेंडिचर अलाउड है एज अ डिडक्शन। बट अगेन ये किसके लिए अलाउड है, इंडियन कंपनी के लिए। सो जो अमोर्टाइजेशन का पार्ट हो गया और जो मिनरल्स का पार्ट हो गया, ये दोनों प्रोविजंस किसके लिए हैं, इंडियन कंपनीज के लिए या पर्संस हु आर रेजिडेंट इन इंडिया। सो कंपनीज की बात करें तो इंडियन कंपनीज के लिए ही अलाउड हैं ये प्रोविजंस। देन इसमें अगर हम बात करें कितनी डिडक्शन है, 1/10 अमाउंट की डिडक्शन अलाउड है। सो टोटल इंडियन कंपनी के लिए सबसे पहली पॉइंट, ठीक है ना। और आफ्टर 31 मार्च 1970 अमाउंट कितना अलाउड है, अमाउंट इक्वल टू 1/10 ऑफ द अमाउंट ऑफ सच एक्सपेंडिचर। सो जितना एक्सपेंडिचर किया है उसका 10वां हिस्सा, 1/10 ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज अलाउड एज अ डिडक्शन।
अब एक्सपेंडिचर जो है वो बेसिकली मिनरल एक्सट्रैक्शन के रिलेटेड होना चाहिए। ये नहीं है कि हमने कोल माइन खरीदनी है और उस पर जो है खर्चा किया है, एक्विजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर साइट, उसमें हमने कोई खर्चा किया तो वो हम क्लेम करें, वो इस सेक्शन में क्लेम नहीं कर सकते। कोई और डिपॉजिट्स एक्विजिशन करने थे, कोल ब्लॉक, कोई मिनरल्स, तो उस केस में भी हम खर्चा क्लेम नहीं कर सकते। सिमिलरली कोई बिल्डिंग मशीनरी प्लांट लिया है तो उसके केस में भी हम खर्चा क्लेम नहीं कर सकते माइनिंग के लिए। हाँ, ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं फॉर एक्सट्रैक्शन, तो उस केस में खर्चा हम क्लेम कर सकते हैं 1/10 अमाउंट स्पेसिफिकली। हाँ, अगर उस पर्टिकुलर साल प्रॉफिट्स कवर अप नहीं है, पूरे इतने नहीं है कि हम क्लेम कर सकें उसमें से सारा, तो बैक की जो बैलेंस है, अगर आपका नेट लॉस भी है तो वो कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा आगे वाले सालों में। देन ये थी सेक्शन 30 से लेकर 35 तक डिफरेंट सब सेक्शन। अब सेक्शन 36 क्या कहता है? इट टॉक्स अबाउट ऑल रिमेनिंग डिडक्शंस, जनरल डिडक्शंस। इसमें हम ब्रीफली बात करेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया सेक्शन 36 1I, ठीक है। कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ इंश्योरेंस, जैसे हमने स्टॉक के बारे में बात की है, स्टोर्स, तो उसके लिए ये है सेक्शन। वहाँ पर बिल्डिंग और प्रीमिसेस और मशीनरी की बात हमने सेक्शन 30 और 31 में करी थी। स्टॉक की बात में बात करेंगे तो सेक्शन 36 1I। कोई इंश्योरेंस प्रीमियम कैटल के लिए, अगर कैटल कोई ऐसी कोई फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिनके मेंबर्स ने कैटल ओन की हुई है और वो मिल्क प्रोडक्शन में काम करते हैं, तो उसमें कैटल की इंश्योरेंस करवाई है तो उसके लिए सेक्शन 36 1IA। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अपने एम्प्लॉयज़ का करवा रहा है कोई एम्प्लॉयर, उसमें कंट्रीब्यूशन दे रहा है, वो अलाउड है डिडक्शन के लिए। कोई बोनस या कमीशन दिया जा रहा है एम्प्लॉयज़ को, तो वो भी डिडक्शन अलाउड है फॉर दैट पर्टिकुलर पेमेंट ऑफ बोनस एंड सो ऑन। हाँ, अगर बोनस कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में गया तो वहाँ से कोर्ट का ऑर्डर आ गया या ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आ गया और फिर बोनस देना पड़ा, तो उस केस में भी वो जो बोनस है वो डिडक्शन अलाउड है, बट वो इस सेक्शन में अलाउड नहीं है, वो सेक्शन 37 के अंदर जाएगा, वहाँ पर अलाउड होगा। देन अगर हम कोई कैपिटल हमने बोरो की है, लोन लिए हैं, कोई कैपिटल बोरो की है, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो वो भी डिडक्शन अलाउड है। बट अगर हम कोई आउट ऑफ इंडिया पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो अगर उस पर TDS नहीं कट किया तो वो डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। TDS डिडक्ट करना जरूरी है इफ द पेमेंट इज बीइंग मेड आउट ऑफ इंडिया फॉर ऑन अकाउंट ऑफ एनी इंटरेस्ट ऑन बोरेड कैपिटल। देन कोई डिस्काउंट है, डिडक्शन है, जीरो कूपन बॉन्ड पे जिन पे इंटरेस्ट नहीं होता, दोज हु आर इशूड एट डिस्काउंट एंड देन बीइंग पेड ऑन देयर फेस वैल्यू, तो वो डिफरेंस जो होता है वही इसमें इंटरेस्ट होता है, तो अदरवाइज कूपन जीरो होता है। इंटरेस्ट ऑफ द शेल्फ इंटरेस्ट जो मेंशन करते हैं हम जीरो मेंशन करते हैं, बट सिंस दे आर इशूड एट डिस्काउंट, सो जो डिफरेंस फेस वैल्यू पे रिकवर होगा वो कूपन बन जाता है, वो अलाउड है। देन कोई प्रोविडेंट फंड या सुपरएन्युएशन फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है एम्प्लॉय के, तो वो भी अलाउड है, बट इसके केस में लिमिट है। ये कितना अलाउड है कंट्रीब्यूशन टू सुपरएन्युएशन या प्रोविडेंट फंड? अप टू 10% ऑफ एम्प्लॉयज सैलरी। सो अप टू 10% ऑफ एम्प्लॉय सैलरी अलाउड है। अगर 10% से ज़्यादा कर दिया फिर उसकी डिडक्शन अलाउड नहीं है, फिर वो उसकी सैलरी में एम्प्लॉय की में ऐड किया जाएगा। देन एक्सपेंडिचर कोई कॉरपोरेशन या बॉडी इनकॉर्पोरेट कर रही है तो उसमें इट कुड बी ऑन एनी पार्ट, एनी ग्रेचुटी फंड एंड रिलेटेड फंड सो ऑन, तो वो अलाउड है। कोई शुगर मिल है वो परचेज ऑफ शुगर केन पे खर्चा कर रही है ऑफिशियल प्राइस पे, तो वो अलाउड है। एम्प्लॉई अगर कोई कंट्रीब्यूशन अपनी स्टाफ वेलफेयर स्कीम के लिए कर रहा है और एम्प्लॉयर को वो पैसा जमा करवा रहा है, तो इनिशियली एम्प्लॉयर उसको अपने P&L अकाउंट में ऐड करेगा और बाद में उसको डिडक्शन क्लेम कर सकता है अंडर सेक्शन 36 1(5)(a). सो पहले प्रोसेस क्या है, वो पहले वो अपने P&L में ऐड करेगा, और अगर वो उसी साल उसको एम्प्लॉयज़ का जो भी खाता है पर्टिकुलर प्रोविडेंट फंड में या स्कीम में, वेलफेयर स्कीम में, उसमें डिपॉजिट करवा देता है, तो वो अपने P&L अकाउंट में से उसको डेबिट कर सकता है, एज ए डिडक्शन शो कर सकता है। सो दीज वर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 36। इसमें कुछ और डिडक्शंस भी आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ एनिमल्स आ जाता है कि कोई स्टॉक इन ट्रेड एज एन इन्वेंट्री एनिमल्स रखे हुए हैं किसी बिजनेस में, और वो एनिमल बीमार हो गए या दे डाइड और दे वर लेफ्ट यूजलेस, तो वो उनकी भी डिडक्शन वैल्यू अलाउड है। कोई बैड डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है बैड डेट का, दैट इज़ कवर्ड अंडर बेसिकली, बैड डेट भी इसी में आ जाता है।
Bad debts will be covered under section basically 36 1 7 and then 36 2 as well. सो ये दो सेक्शन जो हैं ये बैड डेट को डील करते हैं. बैड डेट के केस में क्या है, बैड डेट में सिर्फ वही बैड डेट इंक्लूड किए जाएंगे जो इररिकवरेबल हैं बाय लॉ. इफ देयर इज एनी चांस, एनी मिनिमम चांस ऑफ रिकवरी ऑफ अ बैड डेट, दैट शैल नॉट बी क्लेम्ड एज अ डिडक्शन. सो लॉ रिक्वायर्स द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट, द फंडामेंटल टेस्ट फॉर क्लेमिंग बैड डेट as a deduction is that they should be become irrecoverable in that particular year for which the claim is being made. ठीक है. हाँ, अगर कोई बिजनेस बंद कर दिया हुआ है, असेसमेंट ईयर के शुरू होने से पहले ही वो बिजनेस बंद हो चुका है, डिसकंटिन्यूड है, तो उसके केस में डिडक्शन अलाउड नहीं होगी बैड डेट की भी. ठीक है जी. ये तो हो गई ओवरऑल सारी डिडक्शन, जनरल डिडक्शन अगर हमने बात करी. अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सेक्शन 36 में ही और है, फैमिली प्लानिंग का. सो अगर हम फैमिली प्लानिंग की बात करें, जैसे हमने पहले पॉइंट में बात करी थी, फैमिली प्लानिंग जो है सेक्शन 36(1)(9) के अंदर कवर होता है. और इसकी हम बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी से ऐसी को ही अलाउड है फैमिली प्लानिंग का डिडक्शन क्लेम करना. अगर कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोनाफाइड कंपनी ने किया है फॉर पर्पज ऑफ प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, तो उस केस में जो है अपने एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग, तो उस केस में उसको डिडक्शन उसकी अलाउड है. सो दिस वाज अबाउट द डिडक्शंस रिलेटेड टू सेक्शन 30-36. अब हम बात करते हैं जनरल डिडक्शंस की, जो कि हैं सेक्शन 37 में. इनके बारे में हम फटाफट स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं. ये कौन कौन सी इसके अंदर अलाउड है. कोई भी एक्सपेंसेस हैं जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग या सेल ऑफ गुड्स के लिए खर्चे किए गए हैं. कोई एडवर्टाइजमेंट है पुशअप सेल्स के लिए, सेल इंक्रीज करने के लिए. सेल टैक्स है या कोई और चीज़ें हैं सेल टैक्स के रिगार्डिंग खर्चे किए गए हैं. डे टू डे एक्सपेंसेस, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के. कोई सब्सक्रिप्शन की गई है विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी पेड कंपल्सरली टू प्रोटेक्ट बिजनेस इंटरेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर सेगमेंट और इंडस्ट्री. रीजनेबल एक्सपेंसेस हैं, कोई दिवाली पूजा पे या अदर कोई फेस्टिवल पूजा की गई है. कोई रीजनेबल एक्सपेंसेस है जो मुहूर्त या दिवाली एट टाइम जो किए गए हैं उस टाइम पे खर्चा किया गया है. रॉयल्टी कोई पे की गई है ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग, पेटेंट फीस या कॉपीराइट के फॉर्म में. ये सारे खर्चे जो हैं वो जनरल डिडक्शन अंडर सेक्शन 37 अलाउड है. कोई कमीशन पे किया गया है ऑर्डर लेने के लिए, जैसे कि एक्चुअल मार्केट्स में होता है बिजनेसेस में कि कोई ऑर्डर लेना है तो क्विड प्रो क्यों होती है, एम्प्लॉयज़ को ब्राइब करनी पड़ती है. बेसिकली इसमें ब्राइब्स नहीं आएंगी, इसमें ऑफिशियल वाला कमीशन आएगा, जो कमीशन दिया गया टू गेन सम ऑर्डर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑर्डर, बिजनेस ऑर्डर्स. कंपनसेशन कोई पे की गई है एजेंट को इन कनेक्शन विद टर्मिनेशन ऑफ हिज एजेंसी और एम्प्लॉयमेंट. इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस है, कोई नया टेलीफोन या पेमेंट की गई है ऑन योर टेलीफोन स्कीम जो थी पहले उसके अंडर. देन कोई एक्सपेंसेस की इनकर किए गए हैं टू अपोज द थ्रेटन्ड नेशनलाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर बिजनेस. लीगल एक्सपेंसेस कोई डैमेजेस क्लेम करने के लिए अगर हमने किए हैं वो किए गए हैं एक्सपेंडिचर. पेंशन, ग्रेचुटी, कोई और वॉलंटरी पेमेंट एम्प्लॉयज़ को दी गई है तो वो अमाउंट जनरल डिडक्शन में आएगा. कोई गिफ्ट एम्प्लॉयज़ को गिवन दिए गए हैं बट वो जो गिफ्ट हैं वो परक्विजिट की फॉर्म में नहीं होने चाहिए. ठीक है. कोई बोनस दिया गया है इंडस्ट्रियल अवार्ड पे. कोई एनी कंपनसेशन और हमने दी है एम्प्लॉय को ऑन टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विसेज, जब उसकी नौकरी ख़त्म कर दी गई या कोई कंपनसेशन पे की गई. इंश्योरेंस प्रीमियम जो पे किया गया एम्प्लॉयज़ को अगेंस्ट पॉसिबल इंजरीज एंड सो ऑन, वो उस पर अगर हमने खर्चा किया इंश्योरेंस प्रीमियम पे तो वो डिडक्शन अलाउड है, जनरल डिडक्शन. कोई एक्सपेंसेस अगर हमने इनकर्ड किए हैं एम्प्लॉय की वेलफेयर एक्टिविटीज़ में वो अलाउड है. एम्बेजलमेंट अगर कोई हो गई, ठीक है, सो वो जिस साल पता चली एम्बेजलमेंट दैट हैज़ बीन डन बाय एन एम्प्लॉय और सो ऑन, सो उस साल की एम्बेजलमेंट उस साल में हम बिजनेस डिडक्शन डाल सकते हैं उस पर्टिकुलर में. कोई पेमेंट दी गई है एसएससी द्वारा अपने बिजनेस राइवल्स को, कंपेटिटर्स को फॉर नॉट कैरिंग आउट विद द राइवलरी विद द पर्टिकुलर एसएससी. कोई और कंपनसेशन पेबल है एंड सो ऑन. एंड फाइनली ऑल दीज एक्सपेंडिचर्स इन ल्यू ऑफ गेटिंग टर्मिनेशन ऑफ डिसएडवांटेज ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट. कोई पेनल्टी पेबल थी, कोई अमाउंट पेबल था, ऑल्टर किया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस में अपडेशंस की हैं. कोई और प्रेमिसेस जो लीज पे ली गई है उसके रिगार्डिंग कोई अल्ट्रेशंस हुई. एंटरटेनमेंट पे कोई एक्सपेंडिचर हुआ, एडवर्टाइजिंग पे, ट्रेवल्स पे एंड गेस्ट हाउस एंड सो ऑन. ऑल दीज यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड लीगल एक्सपेंसेस. So basically these are the various forms of expenses that are explicitly covered under deductions that are allowed. हालांकि अगर हम explicitly
अवेलेबल डिडक्शंस की बात करें तो वो सेक्शन 30 से लेकर 36 तक ही फॉल करती हैं। ये जो सेक्शन 37 दीज बेसिकली टॉक अबाउट द जनरल डिडक्शंस एंड इट इंक्लूड्स ऑल डिडक्शंस विच आर नॉट बीइंग एक्सपेंडिचर in the form of those deductions, that is deductions which have been explicitly allowed under section 30 to 36, and as well as all those deductions which shall not be in the form of capital expenditure. So section 37 की जब हम बात करते हैं तो ये ना तो वो वाली डिडक्शंस होनी चाहिए जो 30 से लेकर 36 के अंदर हम एक्सप्रेसली अलाउड डिडक्शंस की बात कर रहे हैं, ना ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए, ना ये पर्सनल एक्सपेंसेस होने चाहिए असेसी के। सो इन सारी चीज़ों को अगर तीनों पॉइंट्स को छोड़ दें तो बाकी सारी की सारी जो डिडक्शंस बोलते हैं हम उनको हम क्लब कर देते हैं सेक्शन के अंदर 37 के अंदर, जिसको बोलते हैं जनरल डिडक्शंस।